हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। ठीक है, इससे पहले वाले दो टॉपिक्स बताएं क्या थे आपके, आप कवर करके आए हैं। ठीक, वंदिता बेटा बताएं लास्ट दो टॉपिक्स क्या थे। दत्त तरीके अरे तो आज करेंगे, इससे पहले वाले दो। सही, फोटो डायोड और सोलर सेल। बता दें फोटो डायोड का क्या प्रिंसिपल है। वो आप एप्लीकेशन बता रहे हैं, बेसिक उसका मैकेनिज्म क्या है। नव्या आप बताएंगे बेटा। सेल बताओ। पीएन जंक्शन होता है एक, ठीक है। डिप्लीशन रीजन में ना, डिप्लीशन रीजन में, ठीक है। वहीं से आपके फिर करंट बनता है। सोलर सेल क्या होता है गुणित आप बताएंगे, बताएं क्या होता है। ठीक ठीक, ये आगे आ जाए बेटा, आप आगे आ जाए। ठीक है, पहले वाले दो केस में हमने क्या किया है, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है। इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से आपकी लाइट प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी। ये आपको पता है कि ये पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन है, तो बेसिक मैकेनिज्म में पीएन जंक्शन तो आएगा ही आएगा। ये आपका P है, ये N है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, बीच में आपके न्यूट्रल एटम्स रहेंगे। इस केस में आप इसको हल्का सा फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग आपकी रहती है। फॉरवर्ड बायसिंग से क्या फर्क पड़ेगा आप वो देखें एक बार। मान लीजिए ये आपका इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज सेपरेशन के कारण जो आपका इनबिल्ट अच्छा एक पॉइंट मैंने पता नहीं शायद कहीं पे लिखवाया कि नहीं लिखवाया, जहां पे डिप्लीशन रीजन की बाउंड्रीज होती हैं वहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, क्योंकि आपके जो यहाँ जो भी थे इलेक्ट्रॉन और होल वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें ऐसे आएंगे इस साइड, तो बाउंड्री पे आपके चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है। आप कहीं नोट करना चाहें तो कर लें, क्या डिप्लीशन रीजन के बाउंड्रीज पर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इज मोर। ठीक, ये आपका इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड था। आपने अगर इसको फॉरवर्ड बायस किया है, और लेट से कि फॉरवर्ड बायस अप्रोप्रिएट है कि नहीं है हमें नहीं पता, बट हाँ जैसे आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस साइड जनरेट होगा। ये क्या है आपका इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये बताएं, स्टार्टिंग में जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस रहता है तो डिफ्यूजन होता है,
चार्ज सेपरेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बैरियर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर फ्लो नहीं होने देता, एक आपका इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो घट जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब जो बैरियर था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड जंप करने के लिए जो बैरियर था वो बैरियर कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके होल थे ही पहले से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने के कारण जो बैरियर कम हुआ उसके कारण से यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, मतलब थ्रू दिस डिप्लीशन रीजन ओनली, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकम्बिनेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, फिर आप फर्दर लिख सकते हैं क्या, बैरियर डिक्रीजेस, अगर बैरियर डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकम्बिनेशन हुआ। सीक्वेंस दोबारा बता रहा हूं, आपने इसको हल्का फॉरवर्ड बायस किया, इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेट फील्ड छोटा हो गया, नेट फील्ड कम होने के कारण आपका बैरियर कम हो गया। अब नेट जो फील्ड था वही तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज कर रहा था, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो डिफ्यूजन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे, करंट एस्टेब्लिश नहीं होगा। करंट तो कब आएगा, जब पूरा डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो जाएगा और कोई बैरियर नहीं बचेगा, तब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन आपने बैरियर कम कर दिया तो डिफ्यूजन दोबारा से होगा टू री एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम, तो जो आपका यहाँ पे डिफ्यूजन होगा उसके कारण से रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल होगा, और उस रिकम्बिनेशन के कारण आपकी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। रिकम्बिनेशन से लाइट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई देखते हैं। यहां पे बताएं ये इलेक्ट्रॉन फ्री था क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां था इलेक्ट्रॉन फ्री था, जब वो होल के साथ रिकम्बाइन करेगा, रिकम्बिनेशन का मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन फ्री था अब बॉन्ड बन गया है, ठीक है। लिख लिया आपने, आगे बढ़ेंगे, लिख लिया आप एक बार। स्टार्टिंग में आपका इलेक्ट्रॉन फ्री था और आफ्टर रिकम्बिनेशन वो इलेक्ट्रॉन बाउंड हो गया विद न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखें जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तब उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, या जब वो बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ तब ज्यादा होती है, फ्री में ज्यादा होती है। जब फ्री होता है तो हम बोलते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में लाई कर रहा है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या थे, एनर्जी की रेंज थी जहां पे वो इलेक्ट्रॉन लाई करता है। जो बाउंड रहेगा तो वो वैलेंस बैंड में रहेगा, ठीक है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन पहले कंडक्शन बैंड में था, यहां से यहां आएगा तो एनर्जी डिक्रीज हुई, जितनी एनर्जी का गैप है इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में उतनी एनर्जी का आपका फोटोन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसी के कारण आपकी
क्या नाम है, लाइट प्रोड्यूस होती है। अब इसमें दो केस कर लेते हैं, एक सिलिकॉन जर्मेनियम का, एक गैलियम आर्सेनाइड का। अभी तक हमने ये नहीं, मजा आया? क्या कह रहे हैं? चलेगा? नहीं जाना नहीं है यार, जाने कैसे काम चलेगा, चलेगा कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है ना। अरे यू आर सो लकी। ठीक है, अब देखो, जो फोटोन निकला फॉर एग्जाम्पल, वो यदि इंफ्रारेड रीजन का हुआ, क्योंकि फोटोन की फ्रीक्वेंसी तय करेगी किस रीजन में लाई करेगा, अगर वो इंफ्रारेड रीजन में हुआ तो हमें दिखेगा नहीं। यहाँ पे हमें विजिबल लाइट की रिक्वायरमेंट है, मतलब हम करंट को फ्लो करा के लाइट प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कि हमें दिखे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि आईआर में है या उसमें है, यहाँ से जो फोटो एनर्जी डिफरेंस पे है ना, और एनर्जी डिफरेंस आपकी कैसा आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। कुल मिला के यदि जो एनर्जी गैप है ईजी, यदि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, उस केस में आपकी विजिबल लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सही है। कल शाम को आए थे आप? और गैल्शियम आर्सेनाइड में क्या होगा, सॉरी, इसमें ये लाइट जब आप ये यूज करते हैं तो एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, यहां पे विजिबल लाइट एमिट नहीं होती। और यहां पे जब आप गैलियम आर्सेनाइड एक अलग मटेरियल है, इसका एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, तो यहां पे विजिबल लाइट एमिट होती है। हाँ जी, हाँ जी, डन कार्तिक। नेक्स्ट इज लास्ट एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एप्लीकेशन कितनी थी? 6। अब छठी आज हो गई, एक एक्स्ट्रा हो गई है। वो भी आप बताएं बेटा, 6 कौन सी थी बिना देखे? पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन चल रही हैं। हाँ मुझे बताएं, इनको तो पता है, मुझे बताएं। मन मन में नहीं बतानी, मुझे बतानी है। और दो पहले कराई थी, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फोटोडायोड, सोलर सेल और एलईडी। लास्ट है जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर।
सौरभ आप यहाँ आ जाए बेटा, आप यहाँ आ जाएं और आप कल से यहीं बैठेंगे, है ना। ये काम 11th के बच्चे करते हैं, ऐसे खुसर फुसर, जल्दी आओ, हरी अप। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है बेसिकली, क्या काम आता है? हाँ बेसिकली अगर आपकी जहां से इनपुट आ रही है वोल्टेज, इस डिवाइस की बात करें, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे काम करने के लिए बना है। अगर वो वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगी तो इसको नुकसान हो सकता है। तो क्या होगा, आपको कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा जो वोल्टेज को रेगुलेट करे, उसके अंदर उस जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है उतनी वोल्टेज जाने दे, बाकी को कहीं और पास कर दे। ठीक है, तो इसी के लिए बना है जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें एक बेसिक मैकेनिज्म पीएन जंक्शन डायोड का यूज होगा, पहले उसको देख लेते हैं। हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था आई वर्सेस वी का, ध्यान है, फॉर पीएन जंक्शन डायोड आई वर्सेस वी का एक ग्राफ ड्रॉ किया था। वो ग्राफ यहां से ऐसे पहले जीरो रहता है, फिर स्टार्ट होता है, और नेगेटिव साइड में वो ऐसे आके और फिर एकदम ऐसे बढ़ता है। इस साइड वाला ग्राफ फॉरवर्ड बायस के लिए है, रिवर्स बायस के लिए है? राइट साइड वाला ग्राफ फॉरवर्ड बायस के लिए है। और इस साइड वाला फॉरवर्ड बायस में एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही करंट क्यों शुरू हुआ, इससे पहले करंट क्यों नहीं शुरू हुआ? हाँ जी बेटा, क्यों सफिशिएंट नहीं होती? परफेक्ट परफेक्ट, है ना। आपका अगर जब बायसिंग नहीं कर रखी है तो डिप्लीशन रीजन में एक बैरियर बन जाता है पोटेंशियल का, या इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कराने के लिए आपको उसको तोड़ना पड़ेगा पहले। उसको तोड़ने के लिए एक अप्रोप्रिएट वोल्टेज की बैटरी लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही करंट आपका शुरू होगा। इस साइड आपका करंट क्यों आया? हमने तो कहा था कि डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होने देता है। वाई करंट इज देयर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो? देखिए आप, हाँ वेरी गुड, ये आपका P है, ये N है। जब आपने फॉरवर्ड बायस किया तो इलेक्ट्रॉन इस साइड, होल इस साइड, ऐसे करंट आपका एस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन जब आप रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स बायस में आपका पोटेंशियल बैरियर बढ़ भी जाता है, तो क्या होता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इस साइड से वो फ्लो करते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अमाउंट में ही बहुत कम होते हैं। इसलिए दोबारा बता रहा हूं, पोटेंशियल बैरियर आपका बैरियर की तरह एक्ट करता है फॉर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। जैसे यहाँ अगर मेजोरिटी में होल हैं तो बैरियर उसको उस साइड नहीं जाने देगा। यहाँ पे मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन है तो बैरियर इलेक्ट्रॉन को साइड नहीं आने देगा। बट दोनों की तरफ के, यहाँ नेगेटिव और यहाँ होल्स, दोनों तरफ के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फैसिलिटेट करता है वो मूवमेंट के लिए। ठीक है, बट वो है ही थोड़े, इसलिए करंट कम बनता है, करंट कम बनता है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसको आप बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, और जेनर वोल्टेज, यहां पे करंट एकदम क्यों बढ़ जाता है? बताया था मैंने, कैसे आए वो? देखिए, जब भी आप रिवर्स बायस कर रहे हैं, एक तो आपका इनबिल्ट फील्ड था, एक बाहर से आप पोटेंशियल बढ़ा के फील्ड बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे फील्ड बढ़ाएंगे तो यहाँ का, यहाँ जो आपका एटम था, उसका ये न्यूक्लियस, उसका इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका फील्ड लगेगा इसके ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज को एक साइड और नेगेटिव चार्ज के क्लाउड को एक साइड, एक डाइपोल बना देगा। फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम पे ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। एम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज। ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका, डिप्लीशन रीजन में एटम्स ब्रेक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एकदम जनरेट होंगे, तो फील्ड पहले से है तो वो उसको फ्लो करा देगा, करंट एकदम बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है,
इसी बेसिक को यूज करके हम जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करेंगे। ये मान लें कि आपका वोल्टेज सोर्स है। हाँ जी, आप पीछे बैठ जाएंगे, आप पीछे बैठ जाएंगे लास्ट नंबर। अरे आपको मैनेज करते करते ही मेरी तो एनर्जी खराब हो जाएगी सारी। अब एक तो एक्सक्यूज वो मत दिया करो सफाई, बाहर चल चल। यार इतने बेसिक एटिकेट्स अगर आपको लाइफ में नहीं आए ना, मतलब पता नहीं कैसे कैसे बच्चे होते हैं, इतने सेंसिटिव, इतने सब गड़बड़ है। हाँ जी, आप यहाँ पे एक वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। ये आपका एक बल्ब है, इसका सर्किट डायग्राम देखिए। ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर ये वोल्टेज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो बल्ब है ये 3 वोल्ट पे काम करने के लिए बना है, ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वोल्टेज 1 to 6 वोल्ट वेरी कर सकती है ना। तो 3 वोल्ट तक तो वो उसको डैमेज नहीं होगा। अगर वोल्टेज 3 से ज्यादा हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, तो वो आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक। और आपको कुल मिला के ये करना है कि वहां पे 3 वोल्ट ना हो, भले ही यहाँ पे 5-6 हो जाए। तो इस केस के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक जेनर डायोड लगाते हैं। जेनर डायोड का सिंबल होता है, यहां अलग से बना रहा हूं मैं, सिंपल डायोड का सिंबल होता है, ये आपकी डायोड है, ये आपकी जेनर डायोड है। जेनर डायोड का मतलब होता है कि यहाँ पे इसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज रहेगा वो जेनर वोल्टेज के आसपास रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। क्या, जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस अराउंड ब्रेक डाउन वोल्टेज, आप लिख लेना एक वर्ड और, ब्रेक डाउन वोल्टेज। कहने का मतलब यहां जो भी मैं जेनर डायोड लगाऊंगा उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये मैं लिख रहा हूं बी वी, आप इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज पूरा लिख लेना। ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 वोल्ट रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कि 3 वोल्ट, फर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, अगर ये वाली वोल्टेज 2 वोल्ट है तो जो भी करंट जाएगा उसके अंदर से जाएगा, क्योंकि जब वोल्टेज 3 वोल्ट से कम होगी करंट पासिंग थ्रू जेनर डायोड विल बी ऑलमोस्ट जीरो, है ना। जब 3 वोल्ट से कम होगा तो सारा करंट आपका बल्ब से जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। जब सेकंड केस वोल्टेज आपका 4 वोल्ट हो जाएगा, यहां पे देखें आप, ब्रेक डाउन वोल्टेज से थोड़ा सा भी आगे होते ही सारा करंट यहां से पास होगा, सारा करंट यहां से पास होगा। अगर ये नहीं होता तो करंट वहां बढ़ जाता और उसका पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो जाता तो वो डैमेज हो जाता। अब यहाँ पे 4 वोल्ट पे
जो एक्स्ट्रा करंट है इट विल पास थ्रू जेनर डायोड एंड देयर विल बी नो डैमेज टू दिस बल्ब। लिखवाऊं मैं पॉइंट, अभी डायग्राम बना लें फिर लिखवाता हूं मैं। हाँ, जो आपका वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ा, वो करंट आपका जेनर डायोड के थ्रू आ जाएगा, वो आपका सेफ रहेगा, उसको बाईपास करना है आपको एक तरीके से। डायोड की डायरेक्शन आपकी सही बनाइए बिल्कुल। आप देखें ये जो करंट है जब रिवर्स बायस करेंगे, ये करंट जो बड़े वाला करंट है ये कब आएगा, ऐसे तो आएगा। तो इसका मतलब आपकी डायोड की डायरेक्शन के उल्टे करंट, उल्टी डायरेक्शन में वो करंट फ्लो करता है। हाँ जी, लिखा हूं। in the given case in the given case bulb can work up to 3 volt potential difference, 3 volt potential difference, and a Zener diode of breakdown voltage around 3 volt, a Zener diode of breakdown voltage around 3 volt is used in parallel to the bulb, in parallel to the bulb, full stop. If source voltage is less than, if source voltage is less than 3 volt, 3 volt, comma, diode will not diode will not let current to pass through it, but if the voltage increases, beyond 3 volt, diode will become active, diode will become active and will drain excess current through it, will drain excess current through it, full stop. In this way uh, we can prevent damage of bulb. ये आपका बेसिक प्रिंसिपल इसमें लगने वाला, और वो आपका इसका सर्किट डायग्राम है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, टाइम बताएं कितना बचा एक बार। ठीक, हमने एक बेसिक पार्ट कर लिया है पीएन जंक्शन डायोड। अब अगला पार्ट है ट्रांजिस्टर का। यहाँ पे हमने पीएन जंक्शन डायोड में आपका एक पी था एक एन था, यहाँ पे हम 3 पार्ट्स यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल एनपीएन या पीएनपी, इस तरीके से दो, आप मतलब 2 जंक्शन डायोड को मिला के काम रहेगा आपका। हेडिंग डालें आप ट्रांजिस्टर। लिखिए आप इसके बारे में पहले। ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस,
Transistor is a semiconductor device with 3 layers of material ब्रैकेट में usually NPN और PNP, NPN और PNP. Transistor is a semiconductor device with 3 layers of material ब्रैकेट में usually NPN और PNP. ठीक है, ब्रैकेट बंद. That can control the flow of current between its terminals. Full stop. It functions as an amplifier, switch, and many other applications. Amplifier, switch, and many other applications. ठीक. अब देखें, पूरे सेमीकंडक्टर के चैप्टर में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या, हम इस टेक्नोलॉजी या इस बेसिक्स को यूज करेंगे, करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, है ना. हमने उसमें भी यही किया, आपको करंट को रेगुलेट करना है, मैनिपुलेट करना है, डोपिंग बढ़ा के, डोपिंग घटा के, पीएन जंक्शन डायोड बना के, एनपीएन बना के, वैरायटी ऑफ चीजों से एक ही हमें करना है कि करंट के फ्लो को रेगुलेट करना है. ट्रांजिस्टर आपका दो तरह का होता है, एक NPN, एक PNP. एनपीएन में क्या होगा, NPN PNP. इनका साइज जानबूझ के छोटा बड़ा बनाया गया. यहाँ पे दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया गया है. यहाँ पे दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप को किया गया है. जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एमीटर. अब कुल मिला के क्या करना पड़ेगा, हमें इस एनपीएन की या पीएनपी की बायसिंग करनी पड़ेगी, है ना. अलग अलग तरीके से बैटरी आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी. इस वाले पोर्शन को बोलते हैं एमीटर. जो यहां से ये एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसको बोलेंगे एमीटर. एमीटर बोलने का कारण है कि इस पूरे सर्किट में अभी आप देखेंगे आप आगे कि यही मेन कंपोनेंट है इस एनपीएन में जो आपके चार्ज कैरियर्स को प्रोवाइड करेगा, एमिट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा. कुल मिला के इस वाले को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं कलेक्टर. ये अब रिपीटेटिवली यूज होगा तो एमिटर के लिए हम ई यूज करेंगे, बेस के लिए बी और कलेक्टर के लिए सी. यहां पे ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर. एमिटर का नाम आया है कहां से कि इट एमिट्स और प्रोड्यूस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी
कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो पार्ट करंट मतलब एमिट कर रहा है वो आपका एन वाला है, एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, क्योंकि यहाँ पे ये पी टाइप है, ये आपको वो वाले चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करेगा जिसके करंट करंट फ्लो करेगा आपका मेजॉरिटी में। तो पी टाइप है यहाँ पे एमीटर, और यहाँ पे एन टाइप एमीटर है। ठीक है, आज की जो अभी आज जो हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, बेसिक से आपको याद करने वाली चीजें, कल फंक्शनिंग इसकी आएगी। अब आप नोट करें, इनके साइज और डोपिंग के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो नोट कर टेबल बनाएंगे। एमीटर, बेस, साइज और डोपिंग। अच्छा, जैसे इसका नाम एमीटर क्यों पड़ा है, क्योंकि ये आपके प्रोड्यूस करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, ये आपके कलेक्ट करता है। इट कलेक्ट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसलिए इसका नाम कलेक्टर। एमीटर है वो हाईली डोप्ड होता है। हाईली डोप क्यों हुआ, क्योंकि एमीटर को आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस करने हैं। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये यहाँ पे डोपिंग हैवी डोपिंग है। हैवी का मतलब एज कंपेयर टू, यहाँ पे होल्स की बात करेंगे तो ये लीस्ट डोप्ड है इन तीनों में, और यहाँ पे मॉडरेट डोपिंग है। एमीटर में हाई डोपिंग, बेस में लीस्ट डोपिंग, और इसमें मीडियम डोपिंग। एमीटर का साइज, जो कलेक्टर है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। आप देखेंगे कलेक्टर है, इसका साइज सबसे बड़ा है, और आप इसको कहानी की तरह याद करें तो उसको कलेक्ट ज्यादा करना है, तो इसलिए उसका एरिया और वो सब ज्यादा है, इसलिए उसका साइज बड़ा है। कलेक्टर का साइज हाँ बिगेस्ट या हाई जो भी आप लिखना चाहें, ह्यूज लिख लें, ह्यूज वर्ड इज अप्रोप्रिएट। बेस का सबसे कम साइज है, और एमीटर का मीडियम साइज है। ठीक, अब ये तो बहुत बेसिक उसका ये हुआ कि वो बनता कैसे है, काम कैसे करेगा, वो बाइसिंग पे डिपेंड करेगा। उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए, हाउ टू एक्टिवेट ट्रांजिस्टर, हाउ टू एक्टिवेट डन। एक्टिवेट के लिए आप एक सिंपल सी चीज याद रखेंगे, क्या,
एमीटर इज फॉरवर्ड बाइज्ड, एमीटर को आप हमेशा फॉरवर्ड बायस करेंगे और कलेक्टर को एमीटर फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर रिवर्स बायस। तो EFCR ऐसे करके आप इसको याद रखते हैं। एक बार तो याद ही रखना है, कैसे वर्क करेगा वो हम देखेंगे। EFCR आप इसको एक बार रिवाइज करके आना। आज बेसिक्स ही करते हैं इसका वर्किंग, कल इसको देखेंगे ट्रांजिस्टर को। यहाँ पर रिवाइज जरूर करना, बहुत आराम से कराया मैंने, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से। पिछला है वो भी रिवाइज करें। कल मैं आते ही 15 मिनट लूंगा पिछले को आपसे पूछने में और फिर आगे पढ़ेंगे।